हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जैंग चैंग और नेहोसन के बेशर्मों भरे ख्याल हमें जानने को मिले थे, जहाँ पे वो लोग अपने अपने लवर्स की तारीफें से ज़्यादा इस बारे में चर्चा करते हैं कि कौन अपने वेडिंग नाइट पे क्या करेगा। टाइम बाद उन्हें बहुत तेज़ से कोई सामान गिरने की आवाज़ आता है। वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं कि क्या हुआ, क्या यहाँ पे किसी ने अटैक किया। बट उनका ध्यान जाता है वेओशान और लैनवांग जी के रूम की तरफ, जहाँ पर सामानों की गिरने की आवाज़ आ ही रही थी। पता नहीं ये लोग और कितना वाइल्ड सेक्स करने वाले हैं। और जैंग चैंग तो कहता है कि मेरे को तो उस कमरे की हर चीज़ के लिए बुरा लग रहा है कि वो टूट के चकनाचूर हो रहे हैं और दो वाइल्ड बीस्ट का ये सीन देख रहे हैं। सन हंसते हुए कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम कभी ब्रदर वे को बीट कर पाएंगे इतने वाइल्ड सेक्स में। जैंग चैंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, क्यों ना हम इस बात को ट्राई करें। और दोनों ये कह के एक दूसरे को विंक करते हैं, अपने अपने ओमेगास को लेते हैं और अपने रूम में पहुंच जाते हैं। नेहोसन वैनिंग को लेके अपने रूम में, और यहाँ पे जैंग चैंग डोर लगा देता है और अब लैन चिचन को बेड पे धक्का देके और स्माइल पास करने लगता है। आज इन दोनों ने भी सोच लिया था कि कहीं ना कहीं वेओशन को ये भी पीछे तो नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे वेओशान और लैनवांग जी की आवाज़ें कुछ कम पड़ रही थी, इसलिए पूरे महल को डगमा के उनकी पूरी नींव हिलाने की सारी जैंग चैंग और नेहोसन ने भी अपने कंधों पे ले रही थी। और जिनको इस काम में मदद कर रहे थे जैंग चैंग के प्यारे से लैन चिचन, नेहोसन का क्यूटी पाए वैनिंग। ये आवाज़ें सुन सुन के वहाँ पर किसी का सर दुख रहा था, और वो और कोई नहीं मैडम यू थी, जो अपने सर दर्द के मारे ना अपने दो मेट्स अपना सर दबवा रही थी। और वो अब खुद ही चीज़ें तोड़ने लग गई थी कि आवाज़ें क्या अब आना बंद भी होंगी। मैं थक गई हूँ ये सुन सुन के। और ये कौन बेशरम है जो इतनी वाइल्ड आवाज़ें निकाल रहा है। वो मेट्स भी अपना सर झुका लेती हैं कि वो कैसे कहें कि उन्हीं का बेटा है जो ये सब कुछ कर रहा है। और एक मेट डरते डरते और हकलाते हुए कहती है कि क्वीन ये आपका ही बेटा जैंग चैंग है जो लैन चिचन के साथ कल्टीवेशन कर रहा है। मैडम यू ये सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होती हैं और कहती हैं नहीं कोई और भी है। अब वो मेड्स थोड़ा शर्माते हुए कहती हैं कि क्राउन प्रिंस अपनी वाइफ के साथ और वैनिंग और नेहोसन भी एक साथ डुअल कल्टीवेट कर रहे हैं। म्यू कहती है कि यहाँ पे वैन क्लैन आई हुई है हम पे हमला करने के लिए, और यहाँ पे इन सबको डुअल कल्टीवेट करने का भूत चढ़ा हुआ है। इन सबको मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी जाकर मैं सबको अलग करती हूँ। बट वहाँ पे वो जैसे ही बाहर जाने लगती है कि बाहर डोर के पास मिस्टर जियांग खड़े हुए थे और कहते हैं कि मैडम यू अगर बच्चे डुअल कल्टीवेट कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और ऐसा कह के वो उनके पास जाने लगते हैं। मैडम यू उनसे पीछे हटती हैं और कहती है कि किंग आप अपने लिमिट्स में रहिए और मुझसे तो दूर ही रहिए। और वो गुस्से में उन्हें घूरने लगती हैं। मिस्टर जियांग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्वीन अब ये गुस्सा करना छोड़ भी दो, तुम भी जानती हो कि तुम्हें वो कितना पसंद है। मैडम यू कहती है कि थोड़ी तो शर्म करो, तुम किंग हो, 3 बच्चों के बाप हो। मिस्टर जियांग कहते हैं कि वही तो मैं सिर्फ 3 बच्चों का बाप हूँ, आपको नहीं लगता कि मुझे और मेरे बच्चों को और छोटे लिटिल ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स दे देनी चाहिए। मैडम यू कहती हैं कि तुम पागल हो गए हो और ये कैसी बातें कर रहे हो। वहाँ पे जो मेट थी वो धीरे धीरे शर्मा भी रही थी और हंस भी रही थी कि उनके किंग कितने ज़्यादा नॉटी हैं। मैडम यू कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। सारी मेड्स अपना मुंह छुपा के वहाँ से निकल जाती हैं और मिस्टर जियांग अब डोर लॉक कर देते हैं और मैडम यू के पास जाने लगते हैं और सभी कैंडल्स को बुझा देते हैं। और यहाँ पे ये लोग भी चालू। मिनट से भरी रात शायद बहुत छोटी पड़ गई लोगों के लम्हों के लिए। अब नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो उन सबको मालूम चलता है कि आज उनका वैन क्लैन के साथ युद्ध है। अब वेओशान, जैंग चैंग और नेहोसन अब निकल जाते हैं उस युद्ध की तैयारी के लिए। लैनवांग जी कहता है कि उसे भी चलना है, बट वेओशान उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ रहो और यहाँ पे सबकी सुरक्षा का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सिवा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारे जाने के बाद यहाँ पे अटैक हो तो सबको लीड कर सके और सबको बचा सके। और यहाँ पे कई प्रेग्नेंट वुमेन्स भी हैं जिन्हें तुम्हें बचाना है। वेओशान की ये बात सुनकर लैनवांग जी कहता है कि मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मेरा हस्बैंड मुझ पर विश्वास करता है और मुझे वो वाइफ ही नहीं समझता जो घर में रह के सिर्फ खुद की प्रोटेक्शन करे। तुम मुझे सिर्फ यहाँ इसलिए छोड़ रहे हो ताकि मैं दूसरों की प्रोटेक्शन कर सकूँ। वेओशान लैनवांग जी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि कोई भी वाइफ इतनी कमज़ोर नहीं होती, तुम तो हमारी ताकत होती हो। अगर तुम ना हो तो मैं घर को छोड़ के जा ही नहीं सकता हूँ। मेरे तो विश्वास का आधार ही तुम होती हो, अगर तुम ना होती तो मेरा पता नहीं क्या ही होता।
और लैनवांग जी ये सुनकर कहता है कि हाँ ठीक है, अब इतना इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ और जीत के आना। वेओशान, जांग चैंग, नेहोसेन और किंग अब वॉर के लिए निकल जाते हैं और सारी भागदौड़ अब क्वीन और लैनवांग जी के ऊपर आ जाती है। क्वीन सिर्फ अंदर के माहौल को देख सकती थी कि सब कौन सा ठीक है या नहीं, बट अगर उन पर कोई असैसिन हमला करे या फिर कोई किलर अटैक करे तो उसे सिर्फ लैनवांग जी संभालता है। अब 3 मंथ्स होने को आए, वेओशान सबको वहाँ पे युद्ध पे गए हुए और वहाँ पे सिर्फ उनकी बहुत कम ही लेटर्स आते थे कि वो लोग ठीक है और लैनवांग जी को सिर्फ वेओशान इस बारे में बताया करता था कि वहाँ पे युद्ध किस तरीके से चल रहा है और अब उनकी नेक्स्ट रणनीति क्या है। लैनवांग जी को वेओशान ने कभी ये नहीं बताया कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वेओशान लैनवांग जी से झूठ कह नहीं सकता और अगर वो कह भी दे तो वेओशान लैनवांग जी को अपना झूठ कह के उसे दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमेशा लैनवांग जी को स्माइल करते हुए देखना चाहता है और सच ही कहना चाहता है। अगर वो अपने पार्टनर से भी सच नहीं कहेगा तो फिर किससे कहेगा। हर दुनिया में हर पर्सन किसी ना किसी से झूठ कहता ही है, पर उसका एक लाइफ पार्टनर ही ऐसा होता है जिससे वो ट्रस्ट कहना चाहता है और उसके साथ वैसा रहना चाहता है जैसा वो है। वो पर्सन नहीं बनना चाहता जो वो दुनिया की नज़रों में है। 3 मंथ्स में लैनवांग जी को भी मालूम चला था कि वो प्रेग्नेंट है और लैनवांग जी के साथ साथ वहाँ पर लैंसी चैन और वैन निंग भी प्रेग्नेंट है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों एक साथ प्रेग्नेंट है, बट इन तीनों में से किसी ने भी अपने हस्बैंड्स को ये नहीं बताया है कि ये लोग प्रेग्नेंट है। अब 5 मंथ्स के बाद वेओशान अपनी वॉर से लौट रहा था। पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा ही खुशी का माहौल था और इस महल के बाहर आज तक ये खबर पहुँची ही नहीं कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस की वाइफ प्रेग्नेंट है। उन सभी लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। सारी प्रजा बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि उनके क्राउन प्रिंस ये युद्ध जीत के आए हैं, क्योंकि वैन क्लैन से ये युद्ध जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वैन क्लैन डार्क मैजिक यूज़ करता है और ये क्लैन सिर्फ प्योर वाइट मैजिक। वेओशान के कारण वो लोग ये युद्ध जीत गए। जल्दी से अपनी वाइफी के पास यानी कि लैनवांग जी के पास जाना चाहता था और सभी यही चाहते थे, बट वहाँ पे कोई भी सैनिक या फिर कोई भी जनरल उन्हें जाना नहीं देना चाहता था। उनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे वेओशान और सब लोग उनके साथ साथ सिर्फ एक जाम यानी कि वाइन की एक पैक लगाने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पे पहले वेओशान अपने हाथ में एक वाइन का कप लेता है और कहता है कि ये जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी नहीं है, आप सभी की है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सैनिक ने उतनी ही मेहनत करी है जितनी मैंने की है। हर एक सैनिक ने उतने ही बहादुर से लड़ा है जितने मैंने लड़ा है। जितने घाव मुझे नहीं लगे उतने उन्हें लगे हैं। जो दर्द उन्होंने सहा है वो तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि एक क्राउन प्रिंस होने के नाते या फिर किसी और नाते मैं उनसे कमज़ोर रह गया, बट वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये जीत मेरी नहीं, हम सब की है। और ये कह के वेओशान उसके साथ चेस करता है और वो लोग भी चेस करते हैं और हंसी खुशी वहाँ पे वाइन्स पीने लगते हैं। वेओशान तो एक पैक के बाद ही वहाँ से निकल जाता है कि मैं चला मेरी वाइफी के पास, तुम ही पीते रहो ये सारे पैक्स। इससे ज़्यादा नशीली चीज़ अगर मेरे पास है तो मैं उसके पास जाऊँगा ना, मैं यहाँ क्यों रहूँगा। वेओशान जैसे ही लैनवांग जी के पास पहुँचता है वो देखता है कि लैनवांग जी बैठ के फूड पे फूड ठूसे जा रहा है, वो भी स्पाइसी वाला जो वो कभी नहीं खाता। और लैनवांग जी के दोनों चिक्स फूड से भरे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे हैं। वेओशान लैनवांग जी के पास जाता है और कहता है कि ये तुम्हें क्या हुआ, मेरी याद में तुम मेरी तरह फूड भी खाने लग गए। वेओशान की तरफ लैनवांग जी देखता है और से रुकने का इशारा करके वो सारा फूड खाता है और कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है। लैनवांग जी की ये बात सुन के वेओशान कहता है कि मुझे क्या नहीं मालूम। लैनवांग जी कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या नहीं मालूम, तुम्हें यहाँ पे क्या डिफरेंट दिख रहा है। वेओशान पूरे रूम की तरफ देखता है, लैनवांग जी की ओर देखता है और कहता है कि तुम पहले से भी और ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट हो गए हो और तुम्हारे चीक्स और भी ज़्यादा चबी हो गए हैं और तुमने थोड़ा सा वेट भी गेन कर लिया है। लैनवांग जी कहता है कि क्या मतलब है कि मैं मोटा हो गया हूँ। वेओशान कहता है कि मैंने ये कब कहा, मैंने तो कहा तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत क्यों हो रहे हो। और ऐसा कह के वेओशान लैनवांग जी का हाथ पकड़ता है और जब वेओशान लैनवांग जी का हाथ पकड़ता है उसे उसके नर्व्स में कुछ डिफरेंट लगता है, तो वो अच्छे से लैनवांग जी के नर्व्स चेक करता है और फिर लैनवांग जी को गोद में उठाता है और गोल गोल घुमाने लगता है। लैनवांग जी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वेओशान कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लैनवांग जी कहता है कि मैंने तुम्हें अभी कुछ बताया नहीं है और तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो, क्या तुम मुझे मोटा देख के खुश हो। वेओशान कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि तुम इतने ज़्यादा क्यूट क्यों होते जा रहे हो, या फिर इसका कारण मैं ही हूँ। लैनवांग जी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वेओशान कहता है कि आफ्टर ऑल मेरे बेबी इतना हैंडसम है कि तुम्हें बाहर से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते जा रहे हैं। लैनवांग जी कहता है कि तुम्हें कैसे पता।
फिर वो वर्ड को नोटिस करता है कि रोशन ने कहा कि उसकी बेबी हैंडसम है। लनवांग जी कहता है कि तुम्हें मालूम चल गया। रोशन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इतना अच्छा डॉक्टर हूँ, तुम समझते क्या हो कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं। रोशन उसके चिक्स पे किस करता है, लनवांग जी के लिप्स पे किस करता है और कहता है कि तुम मेरी दुनिया के बेस्ट पर्सन हो और मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा पल है। रैन बेड में बैठ जाता है और लनवांग जी को अपने लैप्स में बैठा लेता है और लनवांग जी फिर रोशन से कहता है तो अच्छा, तो मैं तुम्हारे दुनिया का सबसे अच्छा पर्सन हूँ, तो तुम्हारी दुनिया का नाम क्या है। रोशन कहता है कि शानवांग। और अब रोशन कहता है कि अब मेरी इस दुनिया में और नन्हे से 2 मेहमान आने वाले हैं। शानवांग जी कहता है कि तुम्हें ये भी मालूम चलेगा कि मैं ट्विन से प्रेग्नेंट हूँ। रोशन कहता है कि तुम ये कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है और इसी बीस्ट की कृपा है जिसके कारण तुम्हें 2 लिटिल क्यूट बीस्ट मिले हैं, और आफ्टर ऑल मेरे क्यूट बेबीज तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करते। लनवांग जी कहता है कि अभी वो इतने छोटे हैं कि मुझे कुछ भी परेशान नहीं कर सकते, बट हाँ, तुम्हारी बेशर्मी देख के वो बेशरम जरूर बन जाएंगे। रोशन अब विंडो के बाहर देखता है कि उसे 3 सर दिखते हैं। तब रोशन कहता है कि लनवांग जी मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ। लनवांग जी कहता है कि इरशाद। अब रोशन कहता है कि दूर से देखा तो 3 अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो 3 अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो 3 टकले उछल रहे थे। और ये कह के रोशन अपने मैजिक से उन तीनों के तीनों को अपने सामने खड़ा कर लेता है, जो और कोई नहीं वैन निंग, नेहोसन और जांग चैंग था। वैन निंग को देख के रोशन कहता है जब से तुम प्रेग्नेंट हुए हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम और भी ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो। वैन निंग कहता है कि आपको ये कैसे मालूम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोशन कहता है कि मुझे मालूम है क्योंकि तुम्हारी बहन ने ये सब चीज़ें तुम्हें को लेटर में पहले ही बता दी थी। और यहाँ पे वैन निंग कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर वो जैसे ही देखता है कि वहाँ पे तांगुलू है, उसकी नज़र उस तांगुलू से हट ही नहीं रही थी। और वहाँ पे उन नज़रों को फॉलो करते हुए वेओशियन और लनवांग जी ने भी देख लिया था। लनवांग जी वैन निंग को वो तांगुलू ऑफर करता है और वो वहाँ पे बैठ के वो खाने लगता है। और अब यहाँ पे लनवांग जी और वैन निंग बैठ के तांगुलू खा रहे थे और जांग चैंग और नेहोसन अब वेओशियन के सामने खड़े थे। वेओशियन कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और शायरी है। वो दोनों कहते हैं इरशाद। वेओशियन कहता है कि दूर से देखा तो भैंस पूँछ हिला रही थी। वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ। रोशन कहता है कि दूर से देखा तो भैंस पूँछ हिला रही थी, सामने से देखा तो तुम दोनों अपने बाल हिला रहे थे। वो दोनों तो अपने कान फोड़ना चाहते थे क्योंकि वेओशियन की अब बकवास शायरियों की क्लास चालू हो चुकी है और उनकी अब यही सजा है कि अब वेओशियन की सारी बकवास सारी शायरी सुनते रहे। वेओशियन लनवांग जी से कहता है कि मैं उस प्रेग्नेंट लेडी से मिल के आता हूँ। उस कॉन्सर्ट से मिलने जाते हैं, देखते हैं कि वो कॉन्सर्ट चेयर पर बैठी हुई है और अपने बैली पे हाथ रखा हुआ है और अपने बेबी से बात कर रही है। उसे ये बोल रही है कि उसे इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करना और ना ही किसी पर ट्रस्ट करना है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्हें सभी मेल से दूर रहना है क्योंकि कोई भी इंसान और कोई भी लड़का विश्वास करने के काबिल ही नहीं होता। रोशन ये बात सुन के उसके बेली के पास हाथ रखता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं और कई लड़के अच्छे भी होते हैं। अगर ये तुम्हारा बेबी कोई बॉय हुआ तो क्या। वो लेडी कहती है कि नहीं, ये एक लड़की है, मुझे मालूम है। रोशन कहता है तुम्हें कैसे मालूम। वो लेडी कहती है कि इतना दर्द सिर्फ एक लड़की सह सकती है क्योंकि लड़के तो कुछ टाइम बाद गिव अप कर देते हैं या फिर अपना गुस्सा दूसरों पर थोपने लगते हैं, बट हमारे पास तो ये हक ही नहीं होता कि हम हमारा गुस्सा किसी और को दिखा सकें। हमें तो सारा दर्द सहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है और आंखों से अगर आंसू बह जाए तो कमज़ोरों के ताने पड़ते हैं। रोशन कहता है कि अब तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेडी कहती है कि मेरे बातें करने या फिर ना करने से कुछ नहीं होगा। रोशन कहता है कि बहुत कुछ होगा। अगर तुम ऐसे ही बातें करते रहोगी तो तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा ही सैड रहेगा और तुम्हें उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देनी चाहिए। अब तुम्हें उस इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। उसे तुम भूलने की कोशिश करो। हाँ, ये कहना आसान है कि तुम उसे भूल जाओ, बट मानता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में उन लम्हों को भूलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जो सबसे ज़्यादा बुरे हों, क्योंकि बुरे सपने की तरह वो भी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। बट उस बुरे सपने से लड़ने की ताकत तो हर इंसान में होती है। और अब तो तुम एक माँ बनने वाली हो और इस दुनिया में सबसे ताकतवर तो एक माँ ही होती है, और तुम्हारे रहते तुम्हारे बच्चे को तो कोई खतरा हो ही नहीं सकता। और अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा बच्चा हर चीज़ से लड़ सकता है। लेडी रोशन की बातें सुनने के बाद हंसती है और कहती है कि क्राउन प्रिंस, अगर आप जैसा ही हर इंसान पूरी दुनिया में होता तो कितना अच्छा होता। रोशन कहता है
ये किस्मत की बात है और कुछ हालातों की। कुछ हालात इंसान को इतना कोमल बना देते हैं कि वो हर इंसान की मदद कर सकता है, और कई हालात उस इंसान को इतना पत्थर दिल बना सकते हैं कि वो हर इंसान को सिर्फ दर्द देना चाहता है। और अगर ये हालात की बात नहीं भी होती तो मैं अच्छा हूँ या फिर ना हूँ, ये तो आप इतनी अच्छी हैं जो मेरे अंदर अच्छाई ढूंढ रही हैं, वरना मेरी मदर तो मेरे को शैतान कहती हैं और मेरे अंदर कमियाँ ढूंढती हैं। वैसे अच्छा है, अगर वो मेरी कमियाँ ढूंढेंगी तो उन कमियों को मैं हटा सकता हूँ। वो लेडी हंसती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं कि आप अपनी इतनी क्रूर मदर होने के बाद भी उनकी अच्छाई ढूंढते हैं और उनके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। रोशन कहता है कि वो जैसी भी है मेरी मदर है, और अगर वो मेरे साथ थोड़ा सा बुरा व्यवहार कर भी लेंगी तो मेरे को कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ और छोटों का तो ये काम है कि वो बड़ों की सारी बात मान लें। रोशन की ये सारी बातें मैडम यूँ दूर से खड़े होकर सुन रही थी, और रोशन के ये सारे थॉट्स उन्होंने आज तक कभी सुनने की कोशिश नहीं करी, और वो समझ नहीं पा रही थी कि जिस बच्चे को बचपन से लेकर आज तक इतना दर्द देते आई हैं वो तो उसकी सगी मदर भी नहीं है, और वो बच्चा उन्हें इतना प्यार कैसे कर सकता है। इतना प्यार तो उनका खुद का बेटा नहीं करता है, क्योंकि अगर उससे माँ की डेफिनेशन पूछी जाए जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे परेशान करके रखा हुआ है और हर चीज़ में रोक टोक लगाती है, और यहाँ पे बेहोशान तो उन्हें इतना अच्छा मानता है। आखिरकार बेहोशान सिर्फ अपनी मदर के साथ सिर्फ 5 साल रहा था, और इस 5 साल के बच्चे को उसकी माँ ने इतने प्यारे प्यारे विचार और इतने अच्छे संस्कार दे दिए कि यहाँ पे वो हर जगह अच्छा ही ढूंढता है। और इतना बुरा होने के बाद भी बेहोशान इतना अच्छा कैसे है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने उसके बारे में इतना बुरा किया वो उसके बारे में अच्छा क्यों सोच रहा है? इस क्यों का जवाब शायद मैडम यू को आज मिल गया था, क्योंकि जो पर्सन अच्छा होता है वो लाख बुराई होने के बाद भी वो अच्छा ही रहता है। उसको आप बुराइयों के थ्रू बुरा नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप मियाँ ढूंढने निकले हो और उसके अच्छे गुणों को छोड़ के सिर्फ उसकी बुराइयाँ ही ढूंढ रहे हो तो उसको ढूंढने में तो आपको काफ़ी वक्त लगेगा। और हर इंसान परफेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं भी ना कभी कोई ना कोई कमी तो ज़रूर होती है। अब रोशन के पास जाती हैं और उसके कंधे पे हाथ रखती है। रोशन अब पीछे मुड़ता है और मैडम यू को वहाँ देख के उन्हें ग्रीट करता है, बट मैडम यू कुछ कहने के बजाय सिर्फ रोशन को घूर रही थी। रोशन कहता है कि आपको क्या हुआ है? वो कहती हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसे क्यों हो? रोशन कहता है कि कैसा हूँ मैं? मैडम यू कहती है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो? रोशन कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में कह रही हैं। मैडम यू रोशन के सर पे बहुत प्यार से हाथ फहराती हैं, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया था। रोशन ये देख के शॉक्ड था, बट रोशन के सर पे वो हाथ इतने सालों बाद पहली बार किसी ने माँ की तरह फहराया था, क्योंकि रोशन जब ऑर्फनेज में था तब उसके सर पे इस तरीके से हाथ फहराने वाला कोई था ही नहीं। और रोशन ने वहीं की यादों में जिस तरीके से ये हाथ फहराते हुए देखा था, सिर्फ 5 साल का था तब जब उसकी माँ उसके सर पे ऐसे हाथ फहराया करती थी, जिसे रोशन ने तो कभी महसूस भी नहीं किया था। जब रोशन वो एहसास को महसूस करता है तब उसे मालूम चलता है कि एक माँ का और वार्मथ कैसी होती है, जिसे फील करने के बाद हम खुद को सेफ महसूस करें। इस दुनिया की सबसे सेफ प्लेस है जहाँ पे आके सारे दुख भी हमें छोड़ के भाग जाते हैं। रोशन ने उतना काम आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था, और ये सब महसूस करके ही रोशन के आंखों में आंसू आ गए थे, और मैडम यू के भी आंखों में आंसू थे। मैडम यू रोते रोते रोशन से माफ़ी मांगती है कि मैं इतनी बुरी हूँ, बट तब भी तुम्हारे विचार मेरे लिए कभी बदले नहीं। रोशन इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई लेना देना नहीं कि आप कैसे भी हैं, आप मेरी मदर हैं, और ये कह के उन्हें हक कर लेता है। मैडम भी रोते रोते रोशन को हक करती हैं और उसके बैग को सहलाने लगती हैं और कहती हैं कि माय लिटिल बॉय, तुम इतना ज़्यादा मत रो, नहीं तो तुम्हारे क्यूट से फेस पे यहाँ पर डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। रोशन कहता है कि कोई बात नहीं, आप हो ना, आप केयर कर लेना। और ये वेब यहीं पे ख़त्म होती है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट मेरी वांगशन एफएफ के साथ। और अगर आप लोगों के पास वांगशन एफएफ के लिए कोई सजेशंस है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट एफएफ में। बाय।